हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइरेनिस इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल ऑफ ड्यूल इकोनॉमी। तो बच्चों जैसे हमने इससे पहले लुईस वाला मॉडल पढ़ा था, तो लुईस का जो मॉडल है, ये वाला जो मॉडल है वो इसका एक तरीके से आप समझ लीजिए एडवांस वर्जन है या आप कह सकते हो इंप्रूवमेंट वर्जन है। तो लुईस की तरह रेनिस ने भी दो तरीके की इकोनॉमी माना, ड्यूल इकोनॉमी माना। एक तो जैसे उन्होंने एक तो माना था जो सब्सटेंस सेक्टर है, और तो इसी तरीके से उन्होंने भी दो तरीके के सेक्टर माने, एक सेक्टर जो जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। लेकिन दूसरा लुईस की तरह उन्होंने भी माना कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर काफी सारा जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आप शिफ्ट कर देते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो ग्रोथ के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन लुईस ने जहां ये माना कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो अनलिमिटेड होती है, जो फाइरेनिस है उनका ये मॉडल का मानना था कि इस तरीके की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होती है, बल्कि एक पोजीशन तक ही तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। उसके बाद अगर आप लेबर की सप्लाई को कम करोगे तो फिर आपको एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें उन्होंने ये जो ड्यूल इकोनॉमी है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने, जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें उन्होंने अपना इस पूरे के पूरे जो विचार हैं, ये काफ़ी पॉपुलर आर्टिकल है, उसमें उन्होंने दिखा। तो इस पूरे के पूरे मॉडल को हम सरप्लस लेबर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लुईस मॉडल था उसने एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई खास ध्यान नहीं दिया और सारा का सारा फोकस जो कर दिया वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे कर दिया। लेकिन जो फाइरेनिस का मॉडल है ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ पे भी फोकस करता है। तो यहां पर उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी एक तरीके से हेल्पफुल होगा किसको प्रमोट करने में, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने में। और इसके हिसाब से उन्होंने 3 स्टेजेस बताई, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन दिस रेस्पेक्ट इज प्रेजेंटेड 3 स्टेज, ठीक है, वेयर बाय द यूडीसी यानी कि अनडेवलप्ड कंट्री जो है, अंडर डेवलप्ड कंट्री मूव फ्रॉम स्टैग्नेशन टू सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि यहां पर उनका जो लक्ष्य है वो क्या है, सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलप ग्रोथ को पाना। Thus this model treated as the improvement over Lewis model। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक तरीके से इंप्रूवमेंट मॉडल है। तो बच्चों ये टॉपिक हम समझें उससे पहले आप जब इसकी एजम्पशन को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि एजम्पशन समझना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने ड्यूल इकोनॉमी में बोला, ड्यूल इकोनॉमी में पहली जो है वो है एक्टिव इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एक्टिव है, और जो ट्रेडिशनल सेक्टर का उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो कि एक तरीके से जाल में फंसा हुआ है। इसके अलावा सप्लाई ऑफ लैंड जो है वो फिक्स है। इसके अलावा उन्होंने माना कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक भारी पक्ष है, एक्सोजीनियस फैक्टर है। इसके अलावा उन्होंने कांस्टेंट रेंटेड स्केल की बात की और साथ ही साथ लेबर को एक वेरिएबल फैक्टर माना। उनके हिसाब से नो एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके का कैपिटल एक्युमुलेशन नहीं होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो कैपिटल और लेबर दोनों यूज होते हैं किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और लैंड जो है उसका कोई रोल नहीं है प्रोडक्शन में। इसके अलावा उनका जो मानना था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बिकम जीरो एट सम पॉइंट। यानी कि उनका ये मानना था कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड को बढ़ाते रहोगे तो एक लिमिट के बाद क्या होगा कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड है वो नेगेटिव जीरो हो जाएगा। देन लेबर कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इंडस्ट्री विदाउट एनी लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यानी कि इस कंडीशन में जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो, वहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हो बहुत आसानी से एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो इसके बेस पर उन्होंने 3 स्टेज बताई। बच्चों आप इस 3 स्टेज का बहुत ध्यान रखिएगा, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो 3 स्टेज का बड़ा रोल होगा। सबसे पहली स्टेज जो है उन्होंने बताया वो स्टेज जहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मिनिमम वेज रेट है, जिसको कि हम आपको बोलेंगे सस्टेन वेज रेट या सस्टेनेबल वेज रेट, उसके बराबर वो तो होती है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी में कोई काम नहीं कर रहा होता है, यानी कि किसी भी तरीके का वो काम नहीं कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके के लोगों को आप हटा सकते, कहाँ से हटा के, एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा के इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफर बड़ी आराम से कर सकते हो। दूसरे वे होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी तो होती है ना, ठीक है, पहला तो वो हो गया जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। दूसरे वो होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी जीरो नहीं होती है, यानी कि प्रोडक्टिविटी तो पॉजिटिव होती है, लेकिन जितने उनको वेज दिया जाता है, या आप कह सकते हो सस्टेन जो सब्सटेंस जो वेज मिलता है वो ज़्यादा होता है उनके कंपेयर में उनकी प्रोडक्टिविटी से। तो इस तरीके के लोगों को भी इंडस्ट्री में ट्रांसफर करना चाहिए।
तीसरी स्टेज जो है वो स्टेज ऑफ सेल्फ सस्टेन ग्रोथ की है, यानी कि वेयर वर्कर आर एडिंग एग्रीकल्चर आउटपुट एंड प्रोड्यूस मोर देन दी इंस्टीट्यूशनल वेज दे गेट। यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वेज वर्ड यूज किया गया है, आप इसको मिनिमम वेज भी बोल सकते हो, आप इसे सस्टेन वेज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल वेज है उससे वो ज़्यादा आउटपुट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए, हमें किसी भी इकोनॉमी को 3rd स्टेज में लेकर आना है। यानी कि हमें एग्रीकल्चर में केवल उतने लोगों को काम पे लगाना है ग्रोथ के लिए जितना कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो सरप्लस में हो। तो बच्चों अगली वीडियो में हम आपको ये पूरे के पूरे जो थ्योरी है डायग्राम से बताएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाली और अगली वाली वीडियो देख के पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही करा रहे हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।